जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की इसी भावना के साथ आइए जनमत की शुरुआत उस खबर के साथ करते हैं जो सतर्क भी करती है, सावधान भी करती है। दरअसल दक्षिण दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में 24 वर्षीय युवक सूरज की जिहादियों ने हत्या कर दी थी। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कई हिंदू संगठन के लोगों ने विशाल आक्रोश यात्रा निकाली और जिहादियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, तस्वीरें जरा लेकर आइए। देखिए, ये तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं कि हिंदू संगठन कितने रोष में हैं, कितने आक्रोशित हैं। अपना आक्रोश आज उन्होंने व्यक्त किया है। आक्रोश यात्रा को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। दक्षिण दिल्ली में होली के दिन दरअसल एक युवक की हत्या को लेकर तनाव का माहौल बन गया था। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया था कि प्रहलादपुर क्षेत्र में होली के दिन 24 वर्षीय युवक सूरज की हत्या कर दी गई थी, जिससे इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है। विनोद बंसल के अनुसार इस मामले को लेकर बीएचपी दक्षिण दिल्ली की एक टीम ने साउथ ईस्ट दिल्ली के पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी से मुलाकात भी की थी और घटना की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस दौरान संगठन की ओर से यह भी कहा गया कि मामले की जांच निष्पक्ष और तेजी से कराई जानी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ये जानकारी मिली कि इस घटना के विरोध में आज खास तौर से सर्व हिंदू समाज की ओर से एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। उन्होंने ये अपील की गई थी, हिंदू समाज से ये अपील की गई थी कि वो बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल होकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को और मजबूत करें। दरअसल होली के दौरान प्रहलादपुर इलाके में 24 वर्षीय युवक सूरज का शव एक नाले में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जानकारी के आधार पर सभी संभावित एंगल से मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बीएचपी ने पुलिस प्रशासन से ये मांग की है कि घटना की जांच तेजी से कराई जाए, आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। संगठन ये कह रहा है कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। और आइए अब उस युद्ध की बात कर लेते हैं जिसके लिए कहा जा रहा है कि यह युद्ध भी अभी खत्म होने वाला नहीं है। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बड़े तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर भारतीय जहाज शिवालिक, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो सुरक्षित रूप से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। शिवालिक कुछ समय से हॉर्मुज़ स्ट्रेट के तनावपूर्ण इलाके में फंसा हुआ था, लेकिन जंग से प्रभावित क्षेत्र को पार करते हुए अब वो भारत पहुंच चुका है। इस संबंध में केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि एलपीजी से भरा ये जहाज सुरक्षित तरीके से भारत पहुंच गया और अब कार्गो उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल ये सब कुछ भारत की धमक को भी दिखा रहा है। अधिकारी इस बीच ये भरोसा दिला रहे हैं कि एलपीजी की सप्लाई में किसी तरह की कोई देरी नहीं होगी और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी। शिपिंग मंत्रालय के अनुसार हाल ही में यह भी बताया गया था कि यह जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार कर चुका है और शाम तक भारत पहुंच जाएगा और जहाज भारत आ भी चुका है। तय कार्यक्रम के अनुसार शिवालिक ने मुंद्रा पोर्ट पहुंचकर सभी को संतुष्टि भरी तस्वीरें दी और इसमें एलपीजी उतारने का काम भी अब शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे अन्य जहाजों की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल लगभग 22 जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में अभी रुके हुए हैं। इन जहाजों की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। हालात सामान्य होने पर इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।
इस बीच संयुक्त अरब अमीरात से कच्चा तेल लेकर रवाना हुआ एक अन्य भारतीय जहाज जगलाडकी भी सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये जहाज कल गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंच सकता है। इसके अलावा एलपीजी लेकर ही, अब देखिए एलपीजी की समस्या हो रही है ना, लेकिन समस्या का समाधान किस तरह से भारत की नीति निकालती हुई नजर आ रही है, उसी का ये परिणाम है कि एक के बाद एक जहाज अब भारतीय तटों पर पहुंच रहे हैं। एलपीजी लेकर एक अन्य जहाज नंदा देवी भी रास्ते में है और उसके कल कांडला बंदरगाह पहुंचने की संभावना है। उधर पश्चिम एशिया में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भी भारत सरकार सतत प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक बड़ी संख्या में भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि ईरान से 550 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उन्होंने ये भी बताया कि नागरिकों को जमीन के रास्ते ईरान से आर्मेनिया भेजा गया है। इनमें से 234 लोग धार्मिक यात्रा पर गए हुए थे जो युद्ध के कारण वहां फंस गए। इसके अलावा करीब 90 भारतीय नागरिक अजरबैजान के रास्ते भारत लौट रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास इस पूरे अभियान में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों की यात्रा को आसान बनाने के लिए वीजा और जरूरी आव्रजन औपचारिकताओं में उनकी मदद की है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद तेहरान में भारतीय दूतावास पूरी तरह काम कर रहा है और वहां फंसे भारतीयों की हर संभव सहायता भी कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में दूतावास ने तेहरान से बाहर पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को भी सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का काम किया। जिन शहरों में हालात अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, वहां छात्रों को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव असीम महाजन ने भी इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र से अब तक लगभग 20,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से भारत लौट चुके हैं। बताया गया कि सऊदी अरब के विभिन्न एयरपोर्ट से भारत के अलग अलग शहरों के लिए उन्होंने उड़ानें संचालित करवाई है, जिनके माध्यम से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इसके अलावा ओमान से भी भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए नियमित उड़ानें चलाई जा रही हैं। बताया गया कि कतर का एयर स्पेस फिलहाल आंशिक रूप से खुला हुआ है, जबकि कुवैत का एयर स्पेस 28 फरवरी 2026 से बंद है। इसी तरह बहरीन और इराक में भी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब के जरिए आने जाने में मदद दी जा रही है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर लगातार सक्रिय है। एक तरफ जहां जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। आने वाले दिनों में हालात के अनुसार इन प्रयासों को और तेज किए जाने की संभावना पूरी नजर आ रही है। नमस्कार। सबसे पहले क्रूड, पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% सप्लाई टू CNG एंड PNG customers is made, CNG for vehicles is made. Other important thing that we have been discussing over the past few days is request to the LPG commercial consumers wherever they can shift to PNG connections. जो भी लोग LPG से कमर्शियल PNG पर शिफ्ट होना चाहते हैं, इसके लिए वो CGD कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा, कस्टमर पोर्टल के द्वारा, लेटर या कॉल सेंटर के द्वारा भी। और इन सभी कंपनियों के डिटेल PNGRB वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं PNGRB का URL भी है। इसके द्वारा दे कैन कॉन्टैक्ट देयर CGD एंटिटी and wherever the network is already existing, the connection can be given in shortest possible time.
Approximately 2,600 containers have been shipped to the Middle East during the last 5 days from this port. Today also I had a review with all the ports, all major ports, and some of the stakeholders, including the EXIM association groups. And what I learned from that, there is no congestion has been reported at any major port. And export-bound containers at JNPA have reduced from 5,600 to 3,900, which I stated earlier. The ports are also providing safe anchorage area for loaded vessels bound for the Gulf that are currently unable to transit due to the prevailing situation. And also an interministerial group has been constituted under the Directorate General of Shipping with members from customs, ports, and other stakeholders. And the ministry continues to closely monitor the evolving maritime situation in coordination with the Ministry of External Affairs, Indian missions abroad, shipping companies, and other maritime. तो कुल मिलाकर भारत जिस संवाद से समाधान निकालने के रास्ते पर चल पड़ा है उसमें समाधान नजर आने लगा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, पश्चिम एशिया में जारी ईरान इजराइल युद्ध के बीच सोमवार तड़के इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा और प्रतीकात्मक हमला किया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर मौजूद उस आधिकारिक विमान को नष्ट कर दिया जिसका इस्तेमाल ईरान के सुप्रीम लीडर और उसके उच्च अधिकारियों की यात्रा के लिए किया जाता रहा है। इस हमले को ईरान के नेतृत्व ढांचे पर सीधा रणनीतिक प्रहार माना जा रहा है। इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ के अनुसार यह हवाई हमला रात के समय चलाए गए एक बड़े अभियान का हिस्सा था। इस ऑपरेशन में मेहराबाद एयरपोर्ट पर मौजूद उस विशेष विमान को निशाना बनाया गया जिसे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व द्वारा आधिकारिक यात्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इजराइल का दावा है कि हमले में विमान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। आईडीएफ के अनुसार यह विमान सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं था, बल्कि ईरान की सैन्य और कूटनीतिक गतिविधियों के लिए बेहद अहम माना जाता था। इसी विमान के जरिए ईरानी नेतृत्व क्षेत्रीय सहयोगी देशों के साथ संपर्क बनाए रखता था और सैन्य खरीद और रणनीतिक बैठकों के लिए यात्राएं करता था। इजराइल का कहना है कि इस विमान को नष्ट करके उसने ईरान की कमान और नियंत्रण नियंत्रण क्षमता दोनों को ही कमजोर करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हमला उस समय व्यापक अभियान का हिस्सा था जिसमें इजराइल ईरान के सैन्य ढांचे को नेतृत्व से जुड़ी महत्वपूर्ण संपत्तियों को निशाना बना रहा है। मेहराबाद एयरपोर्ट को चुनना भी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी मानी जा रही है, क्योंकि यह तेहरान का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। यहां नागरिक और सैन्य दोनों तरह की गतिविधियां संचालित होती हैं और ये ईरानी वायुसेना की कई महत्वपूर्ण संपत्तियों का केंद्र भी रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि इससे पहले हुए हमलों में इसी एयरपोर्ट पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के करीब 16 विमानों को भी नष्ट किया जा चुका है। यदि इन दावों की पुष्टि होती है तो ये ईरान की हवाई क्षमता के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस विमान को निशाना बनाया गया वो ईरान की क्षेत्रीय रणनीति का अहम हिस्सा था। इसके जरिए ईरान अपने सहयोगी समूहों और मित्र देशों के साथ संपर्क बनाए रखता था। यही कारण है कि इसे ईरान की क्षेत्रीय प्रभाव नीति और सैन्य समन्वय के नर्व सेंटर के रूप में देखा जाता था। इजराइल का कहना है कि इस हमले से ईरान की नेतृत्व समन्वय क्षमता और भविष्य की सैन्य पुनर्निर्माण योजनाओं पर असर पड़ सकता है। साथ ही इससे उन देशों और संगठनों के साथ ईरान की गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं जिन्हें वो क्षेत्रीय स्तर पर अपना सहयोगी मानता है। इजराइल ने इस हमले के बाद चेतावनी भी दी कि वो ईरान में मौजूद किसी भी ऐसे सैन्य वाहन, प्लेटफॉर्म या हवाई संपत्ति को निशाना बनाना जारी रखेगा जिसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि इन दिनों अगर देखें तो खास तौर से इजराइल जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे ये तनाव खत्म नहीं बल्कि बढ़ सकता है। इधर मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान का
सबसे इंपॉर्टेंट घरेलू हवाई अड्डा माना जाता है। इसके अलावा ये ईरानी वायुसेना के लिए भी एक महत्वपूर्ण ठिकाना है। कई वर्षों से यहां ईरानी सैन्य अधिकारियों और शासन के शीर्ष नेताओं की आवाजाही होती रही है। अब ऐसे में इस एयरपोर्ट को निशाना बनाना इजराइल की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वो ईरान की लॉजिस्टिक्स, नेतृत्व और सैन्य ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर ईरान ने पहले भी मेहराबाद एयरपोर्ट पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की थी और इसे कायराना हमला करार दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा था कि ऐसे हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना के बाद ईरान अपनी हवाई सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। साथ ही शीर्ष नेतृत्व की आवाजाही को अधिक गुप्त और सुरक्षित बनाने के लिए नए उपाय किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा प्रतीकात्मक संदेश भी है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि इजराइल अब ईरान के सैन्य ढांचे के साथ साथ उसके नेतृत्व तंत्र को भी सीधे निशाने पर ले रहा है। यदि दोनों देशों के बीच ये टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और अधिक गहराने की आशंका बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां बन रही है वो कहीं से भी अभी शांति की तस्वीर तो दिखाती हुई नजर नहीं आती है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उसने ना तो युद्ध विराम की मांग की है और ना ही अमेरिका के साथ किसी बातचीत की पहल की है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि ईरान युद्ध विराम और समझौते की कोशिश कर रहा है। एक इंटरव्यू में अराक्ची ने कहा कि ईरान अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने तक सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी भी युद्ध विराम की मांग नहीं की और ना ही अमेरिका से बातचीत करने का कोई अनुरोध किया है। अराक्ची ने ट्रंप के उस बयान को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि जब ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था उसी दौरान अमेरिका ने हमला करने का फैसला किया। अब ऐसे में अब तेहरान को अमेरिका पर भरोसा करने की कोई वजह नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिकियों से बातचीत करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि जब हम बातचीत कर रहे थे उसी समय उन्होंने हम पर हमला किया। ऐसे में अब हमारी प्राथमिकता अपनी सुरक्षा है। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ईरान अपने सैन्य अभियान तब तक जारी रखेगा जब तक अमेरिका इस युद्ध को समाप्त नहीं करता। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह स्वीकार करना होगा कि यह युद्ध गैर कानूनी है और इससे उसे कोई जीत नहीं मिल सकती। अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान तब तक इस संघर्ष को खत्म नहीं मानेगा जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि भविष्य में इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को हुए नुकसान की भरपाई भी की जानी चाहिए। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर भी अराक्ची ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने अमेरिकी सेना को अपने यहां ठिकाने दिए हैं उन्होंने ही अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। ऐसे में ईरान ने इन ठिकानों को निशाना बनाया। अराक्ची ने खाड़ी देशों में किए गए हमलों का बचाव करते हुए कहा कि ईरानी सेना ने केवल अमेरिकी सैन्य अड्डों को, सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया। उन्होंने कहा था कि इन ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए किया जा रहा था और इसलिए उन्हें लक्ष्य बनाना ईरान की रक्षा रणनीति का ही हिस्सा थी। आगे अराक्ची ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। उनके अनुसार अगर अमेरिका अपनी सेना इन देशों से हटा लेता है तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है।
इस बीच ईरान ने उन देशों को भी चेतावनी दी जो अमेरिका और इजराइल के साथ उसके खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। ईरान ने साफ कहा कि अगर कोई देश इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होता है तो उसे भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। ये चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की बड़ी ताकतों से अपील की है कि वे खाड़ी क्षेत्र में स्थित होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिका की मदद करें। ट्रंप का कहना है कि यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक सकरा समुद्री रास्ता है। इस रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। 20% तेल की जो आपूर्ति होती है वो इसी रास्ते से होती है। इस कारण यहां बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी असर डाल सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती बयानबाजी से यह संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान जहां अपने सैन्य अभियान जारी रखने की बात कर रहा है, वहीं अमेरिका भी क्षेत्र में सैन्य दबाव बनाए हुए है। ऐसे में पश्चिम एशिया में जारी ये संघर्ष आने वाले दिनों में और गंभीर रूप ले सकता है। यदि किसी तीसरे देश की सीधी भागीदारी होती है या होर्मुज स्ट्रेट में हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ना स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर तनाव कम नहीं हो रहा है और इन तनाव के बीच वैश्विक संकट की बात हो रही है, लेकिन संकट में भारत ने समाधान ढूंढा है। 2 शिप्स यहां पर आ चुके हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी जो फंसे हुए 22 शिप्स हैं वो भी भारत पहुंचेंगे और भारत में किसी भी तरीके से रसोई गैस की किल्लत की जो कहानियां गढ़ी जा रही हैं उन पर भरोसा नहीं करना है। भारत सरकार सतत निरंतर अपनी नीतियों के तहत समाधान ढूंढ रही है, तो अफवाह नहीं, समाधान पर विश्वास करना है। तो पश्चिम एशिया में जारी ईरान इजराइल युद्ध के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और इस संघर्ष के दौरान ईरान ने पहली बार अपनी सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक सेजिल का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट से कह रही हैं कि ईरान ने रविवार को इजराइल को इस मिसाइल से निशाना बनाया। हालांकि हमले के बाद इजराइल में किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इस मिसाइल के इस्तेमाल को युद्ध में एक महत्वपूर्ण और खतरनाक मोड़ माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार सेजिल मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी गति और मारक क्षमता है। यह मिसाइल ईरान से दागे जाने के बाद लगभग 7 मिनट में इजराइल के प्रमुख शहर टेल अवीव तक पहुंच सकती है। इतनी तेज गति और ऊंचाई पर पैंतरेबाजी करने की क्षमता के कारण इसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि इसे ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक माना जाता है। सेजिल मिसाइल को अशूरा और डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई पर लगातार पैंतरेबाजी करने की क्षमता के कारण इसे डांसिंग मिसाइल का उपनाम दिया गया है। यह मिसाइल 2 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन से संचालित होती है। मिसाइल विशेषज्ञों का कहना है कि ठोस ईंधन से चलने वाली मिसाइलें तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में ज्यादा तेजी से लॉन्च की जा सकती है। इन्हें दागने के लिए ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होती और इसलिए दुश्मन के लिए इनका पहले से पता लगाना और इन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। सेजिल एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM है, जिसे पूरी तरह ईरान में विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इस रेंज के साथ ये इजराइल समेत पूरे पश्चिम एशिया में कई अहम ठिकानों को निशाना बना सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी पहुंच यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों तक भी हो सकती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार इस मिसाइल की लंबाई करीब 18 मीटर है और इसका व्यास 1.25 मीटर है।
इसका कुल लॉन्च वजन करीब 23,600 किलोग्राम है, जबकि ये लगभग 700 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ईरान ने सेजिल मिसाइल का पहला परीक्षण साल 2008 में किया था। इसके बाद से ईरान लगातार इस मिसाइल तकनीक को और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल ये दिखाता है कि ईरान अब अपने उन्नत हथियारों को भी सक्रिय रूप से उपयोग में ला रहा है। उधर अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध अब 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौत होने का दावा किया गया। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान ने इन हमलों के जवाब में इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इस युद्ध में अब तक करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। युद्ध का असर केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। लेबनान सहित कई अन्य देशों में भी इस संघर्ष के कारण भारी तबाही देखने को मिली है। इजरायली हमलों के कारण कई शहरों में बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है और बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस युद्ध में लगातार उन्नत हथियारों का इस्तेमाल बढ़ता रहा तो पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। खासकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल से क्षेत्रीय संघर्ष के वैश्विक स्तर तक फैलने की आशंका बढ़ सकती है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है और कई देश दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अभी तक युद्ध विराम की कोई स्पष्ट संभावना नजर नहीं आ रही, जिससे आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज होने की आशंका बनी हुई है। तो पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच एक नई जंग भी सामने आ गई है। सूचना और अफवाहों की जंग, साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है ये दरअसल। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है। मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक, लगातार हो रही सैन्य कार्रवाई के बीच पूरी दुनिया की नजर इस टकराव पर टिकी हुई है। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक ऐसी अफवाह फैल गई जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल पैदा कर दी। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक ये दावा किया जाने लगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है। कुछ पोस्ट में यहां तक कहा गया कि उनके हाल के वीडियो असली नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाए गए नकली वीडियो हैं। इन दावों ने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। दरअसल इस अफवाह की शुरुआत एक वीडियो से हुई जिसमें नेतन्याहू ईरान के साथ जारी युद्ध पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के करीब 35 सेकंड के आसपास कुछ लोगों ने उनके हाथ में एक अतिरिक्त उंगली जैसा हिस्सा दिखाई देने का दावा किया। इसी को आधार बनाकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह वीडियो एआई से बनाया गया है और असली नेतन्याहू अब जीवित नहीं है। यह दावा तेजी से फैलता गया और देखते ही देखते कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसे सच बताने की कोशिश की। कुछ पोस्ट में तो यह भी कहा गया कि इजरायली सरकार असली स्थिति छिपाने के लिए एआई वीडियो जारी कर रही है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन बावजूद इसके इन अफवाहों ने तेजी से हवा पकड़ी और वायरल हो गए। इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सामने आना पड़ा। उन्होंने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें वो एक कॉफी शॉप में बैठे नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में कॉफी का कप है और चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है। वीडियो में नेतन्याहू ने बेहद हल्के और मजाकिया अंदाज में इन अफवाहों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि बीबी मर गया है, क्या आप भी यही पूछ रहे हैं? इसके बाद उन्होंने कैमरे के सामने अपने दोनों हाथ दिखाए और हंसते हुए कहा, लोग मेरी उंगलियां भी गिन सकते हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सोशल मीडिया पर फेक
फैल रही खबरें महज फेक है, अफवाह है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि उन्हें कॉफी बहुत पसंद है और अपने देश के लोगों से भी उतना ही लगाव है। युद्ध के इस कठिन दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने इजराइल के नागरिकों के साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि इजराइल के लोगों का हौसला ही सरकार, सेना और खुफिया एजेंसी को मजबूती देता है। उनके अनुसार यही जज्बा देश को इस मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल ईरान के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा लेबनान में भी इजरायली सेना की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सुरक्षा कारणों से वो इस समय सभी सैन्य जानकारियां सार्वजनिक नहीं कर सकते। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा समय में युद्ध केवल मैदान में ही नहीं बल्कि सूचना के स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें और भ्रामक जानकारी कभी-कभी किसी भी देश की छवि और मनोबल को प्रभावित कर सकती है। सूचना विशेषज्ञों के अनुसार युद्ध के समय फेक न्यूज और दुष्प्रचार का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार की तरह भी किया जा सकता है। इससे विरोधी देश की जनता में भ्रम पैदा करना, नेतृत्व पर सवाल खड़े करना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना आसान हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सोशल मीडिया की अफवाहें भी आधुनिक युद्ध का नया हथियार बन चुकी हैं? क्या यह केवल ट्रोलिंग और गलतफहमी का मामला है या इसके पीछे कोई संगठित प्रोपेगेंडा तंत्र काम कर रहा है? फिलहाल इतना तो साफ है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष केवल मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रहा है। अब यह लड़ाई सूचना, दुष्प्रचार और डिजिटल मंचों तक भी फैल चुकी है, जहां सच्चाई और अफवाह के बीच फर्क करना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। और चलिए इसी के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।